बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। नाज़रीन, हमेशा हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। हमने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के बारे में बात की है, हमने ऑर्थोपेडिक्स के बारे में भी बात की है, हमने जनरल मेडिसिन के बारे में बात की है, पीट्स पर भी बात की है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने हमेशा आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आज भी हम आपको कुछ नया टॉपिक जो है वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। आज हम बेबी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हम डेंटिस्ट्री पर बात करेंगे। हम डेंटल सर्जन के साथ बात करेंगे कि डेंटल सर्जरी क्या है, सी इम्प्लांट क्या है और दांतों के कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं और जिसके बारे में आपको नहीं पता हम उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब, देखते हैं कि डॉक्टर साहब किस तरह डेंटल प्रोसीजर्स करते हैं। अभी हम बेबी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हम डेंटिस्ट्री पर बात करने जा रहे हैं। आज हमने जिस डॉक्टर को लाइनअप किया है या जिनसे हमने डेंटल सर्जरी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है वो गोल्ड मेडलिस्ट है और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी वो प्रोवाइड करेंगे कि कैसे वो स्टरलाइजेशन के साथ डेंटिस्ट्री पर काम कर रहे हैं। चलते डॉक्टर साहब की जानिब। हमने बात की थी, हम बात करेंगे आज डेंटल सर्जरी पर। और आज हम जिस डॉक्टर के साथ मौजूद हैं उन्होंने FCPS किया हुआ है, BDS किया हुआ है और सबसे जो अच्छी बात यह है कि डॉक्टर साहब गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और डॉक्टर साहब जो हैं वो FFDRCS फ्रॉम आयरलैंड हैं, इसके अलावा FDS हैं और डॉक्टर साहब अभी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं बेबी हॉस्पिटल के अंदर और वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान डेंटल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के। हम मौजूद हैं प्रोफेसर नूरुल वहाब के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, हमने आपको ज़हमत दी और आपका इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए हम यहाँ आए हैं। आप ज़रा मुझे ये बताएं कि डेंटल सर्जरी जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और थोड़ा अपने बारे में भी बताइएगा। माशाल्लाह आपने इतनी सारी डिग्रीज़ ली हैं, इतनी क्वालिफ़िकेशन आपकी बहुत ज़्यादा आप हाई क्वालिफाइड हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि कैसे शुरू से लेकर आखिर का थोड़ा से आगाज़ बताइएगा और इसका थोड़ा एक्सपीरियंस भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूरुल वहाब है, वर्किंग प्रोफेसर और हेड ऑफ़ द ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट। मैंने BDS किया है 2001 में। उसके बाद मैंने फेलोशिप की है कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान से। उसके बाद मैंने FDS RCS किया है आयरलैंड से और उसके बाद मैंने किया FDS एडिनबरा से रिसेंटली। आई एम बीन अवॉर्डेड फॉर दैट डिग्री। ठीक है सर, आज हमने अपना टॉपिक जो रखा है वो डेंटल इम्प्लांट रखा है। तो हमारे व्यूवर्स को बताएगा कि डेंटल इम्प्लांट क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और आप इस प्रोसीजर को कैसे करते हैं। डेंटल इम्प्लांट अगर सिंपल ज़बान में कहा जाए कि नैमुल बदल है एक कुदरती दांत का। दांत दो मुख्तलिफ तरह से लगाए जाते हैं, एक होता है फिक्स और एक होता है निकालने बाहर करने वाले। फिर फिक्स करने में पुराने ज़माने में तरीका हुआ करता था कि साइड वाले दांतों को छोटा करके फिक्स किया जाता था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके नेचुरल दांत भी कट जाते हैं। लेकिन जो रीसेंट टेक्नोलॉजी है उसमें डेंटल इम्प्लांट आया है, उसमें ये बिल्कुल नेचुरल दांत की तरह ही रिप्लेस होता है। हड्डी के अंदर एक टाइटेनियम का एक स्क्रू जैसा लगाया जाता है और उसके ऊपर फिर दांत को फिक्स किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ, ना आगे का दांत ट्रिम हुआ ना पीछे का दांत छोटा हुआ, तो नेचुरल दांत की इंटीग्रिटी मेंटेन रही। तो उसका सबसे फ़ायदा क्या हुआ कि एस्थेटिकली भी बेहतर है और दूसरे नंबर पर आपकी जो नॉर्मल दांत है वो भी कटने से बच गए। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा अगर डेंटल इम्प्लांट हो जाए तो क्या हम उसको रिमूव कर सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट को रिमूव करना डिफ़िकल्ट काम है लेकिन रिमूव हो सकता है। किस कंडीशन में हमें डेंटल इम्प्लांट को रिमूव करना चाहिए।
डेंटल इम्प्लांट को अनलेस एंड अनटिल कोई इसमें कोई इन्फेक्शन ना हो या खुद ब खुद ही इसके अंदर रिजॉर्प्शन ना हो तो इसको रिमूव नहीं किया जाता। और सर अगर टीथ इम्प्लांट किया जाए या जॉ इम्प्लांट किया जाए तो उसका क्या प्रोसीजर होता है और किस सूरत हाल में वो करना चाहिए? क्या कैंसर्स के बाद करना चाहिए या फिर कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया उसके बाद इम्प्लांट नेसेसरी होता है या फिर? इम्प्लांट तब नेसेसरी होगा जब आपके पास फिक्स दांत के लिए कोई पेशेंट जा रहा होता है और उसमें कोई सपोर्ट ना हो तो आपके इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरे नंबर पर यह कि एक पेशेंट है वो चाहता है कि मुझे जो है ना मेरे दांत भी ना कटे, मुझे इम्प्लांट लगा दिए। किसी का दांत निकला नॉर्मल तरीके से, किसी का जबड़ा निकाला गया है और जिसमें आपके आगे पीछे के दांत कट गए, उसके लिए किसी कैंसर की वजह से निकाला गया, या किसी को चोट लगी जिसमें जबड़ा टूट गया और दांत भी साथ में टूट गए, तो आपको इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है उसके। ठीक है सर, मोस्ट ऑफ द इम्प्लांट्स आर मेड अप ऑफ टाइटेनियम। क्या रीज़न है, क्यों टाइटेनियम इस्तेमाल होता है? या फिर सिर्फ जो जैसे वेल क्वालिफाइड सर्जन्स जिस तरह आप हैं यही टाइटेनियम यूज़ कर रहे होते हैं या एवरीवन इज यूजिंग इट? इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। बेसिकली टाइटेनियम पूरी दुनिया में इम्प्लांट टाइटेनियम से ही बना हुआ होता है। ठीक है। टाइटेनियम की कुछ क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहली क्वालिटी ये कि इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, तो ये लोड बेरिंग और लोड शेयरिंग जिसे कहते हैं बर्दाश्त कर सकता है। दूसरे नंबर पर ये इनर्ट मटीरियल है, इसकी चारों तरफ बोन बन जाती है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ना होने के बराबर हैं। तीसरे नंबर पर आप मशीनों से रोज़ाना गुजर रहे हैं, सपोज टू भी आप एयरपोर्ट में जा रहे हैं या किसी मशीन से गुजर रहे हैं, या इसका आपका MRI हो रहा है, इसे कहते हैं MRI कंपेटेबल। तो अगर किसी बंदे को कोई मेटल की चीज़ मुंह में लगी हो तो MRI उसका नहीं हो सकता, तो उसका MRI आराम से हो सकता है। टाइटेनियम के तीसरा जो एडवांटेज ये है, या आप मशीन से कि गुजर रहे हैं, ये जो आवाज़ आती है टू टू की, उससे भी बच जाता है। एक और चीज़ बताइएगा मुझे सर, फैब्रिकेशन एरर्स जो होते हैं रफ़ इम्प्लांट की वजह से, वो क्या होता है और ये किस तरह पॉसिबल हैं और ये कैसे इससे बचाव मुमकिन है? इम्प्लांट अगर किसी पेशेंट को हम लगाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि FDA अप्रूव इम्प्लांट है कि नहीं है। ठीक है। ऐसा ना हो किसी लोग मोहल्ले में ये नहीं बनता, ये बाकायदा ऐसी मशीनों से बनता है जो कि ख़ास किस्म की मशीन होती है। तो पाकिस्तान में कोई भी डेंटल इम्प्लांट नहीं बनती, बाहर से सारे इंपोर्ट किए जाते हैं। इसमें अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है, कोरिया है, तो ये इम्प्लांट हर जगह नहीं बनता और बनने के बाद FDA से अगर अप्रूव है तो ये सेफ है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि जब एक्सेसिव फोर्स लगाई जाए एक्सट्रैक्शन के लिए, टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए, तो क्या वो फिर इंटरनल जो का फ्रैक्चर कोर्स करवाता है? ऐसा हो सकता है, मुमकिन है? यहाँ अगर वो डॉक्टर है, प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो मतलब वो तो कुछ भी कर सकता है। बट जबड़ा टूटने की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि उन दांतों में खास तौर पर ये होता है कि अनक्वालिफाइड नंबर 1, नंबर 2 के कोई भी इम्पैक्टेड दांत जो आम डेंटिस्ट निकालते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट्री से बढ़कर हम जिसे हम सुपर स्पेशलिटी या स्पेशलिटी के जैसे मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है, आम सिंपल डेंटिस्ट की डिफरेंट होती है। तो अगर आप एक सिंपल डेंटिस्ट दांत निकालें, खासतौर पर वो दांत जो जबड़े के अंदर छुपे हुए हैं जिसे इम्पैक्टेड कहते हैं, उस पर ज़्यादा जोर लगे, उससे फ्रैक्चर तो हो सकता है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से सर्जिकल निकालें, बोन प्रॉपर कट करके निकालें, तो फ्रैक्चर के चांसेस तो मिनिमम है। CT जैसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी, उस पर बताइएगा, ये बहुत मोस्ट प्रिसाइज रेडियोग्राफिक टेक्निक है, इसको क्या मतलब इसका यूज़ है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। CT स्कैन तो आम मुख्तलिफ चीज़ों के लिए किया जाता है, नहीं बट दांतों के लिए इसकी, दांतों के लिए हम जो CT स्कैन करते हैं वो खास तौर से कहते हैं CBCT स्पेसिफिकली हम दांतों के लिहाज से और जबड़े के लिहाज से किया करते हैं। और ये इम्प्लांट के लिहाज से हम इम्प्लांट उसके अंदर देख रहे होते हैं कि इम्प्लांट हम लगा सकते हैं इस पेशेंट को नहीं, या इसमें वो हड्डी की कंडीशन क्या है, यानी हड्डी आपकी सफिशिएंट इसमें इम्प्लांट लग सकता है कि नहीं, या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं लाइक जैसे हमारी कोई नसें जा रही हैं उसको हम प्रिवेंट करते हैं, उसको देखते हैं कितना डिस्टेंस है, ऊपर पे मैक्सिलरी साइनस है उसको हम देख रहे होते हैं कि उसकी वो रिलेशनशिप क्या है उसका। तो चीज़ों को नॉर्मल एनाटॉमिकल लैंडमार्क को आइडेंटिफाई करने के लिए CBCT किया जाता है। CT स्कैन एडवांस फॉर्म है, वो हम ट्यूमर उसके लिए करते हैं, तो डेंटल के लिए हम CBCT स्पेसिफिकली करते हैं। सर रोज़मर्रा आपके पास डिफरेंट तरह के केसेस आते हैं, डिफरेंट तरह के पेशेंट्स आते हैं, आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा ऐसा काम है जिसको करना आपको पसंद है डेंटिस्ट्री में? डेंटिस्ट्री में क्योंकि मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, तो मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ही मुझे पसंद है नंबर 1, और ऐसा काम जो चैलेंजिंग हो जिसमें काम करने का मज़ा भी आता है। सिंपल दांत तो हर कोई निकाल सकता है, सिंपल इम्प्लांट हर कोई लगा सकता है। मैं उन पेशेंट में, मेरे पास ज़्यादातर वो पेशेंट आते हैं जो कि बम ब्लास्ट के पेशेंट हो,
जो कैंसर में किसी का जबड़ा कटा हो उसको दोबारा हम बना के फिर इसके ऊपर अगर इम्प्लांट करते हैं और इसको फिक्स दांत देते हैं तो उसमें हमें खुशी भी मिलती है, क्योंकि वो काम हर कोई नहीं कर सकता। एक तो वो चैलेंजिंग होते हैं, तो चैलेंजिंग काम को एडवेंचर के तौर पर मैं लेता हूँ, इसलिए उस काम के रिजल्ट भी मुझे मिलते हैं और सेटिस्फैक्शन भी मुझे मिलती है। सर ज़ियाउद्दीन में भी प्रैक्टिस करते हैं, बेबीओ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रोफेसर भी हैं, कैसे मैनेज होता है सब? उसको हमने टाइम को डिवाइड किया होता है कि कुछ जो टाइम हमारे ज़ियाउद्दीन के वो ज़ियाउद्दीन को देते हैं, इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिस को भी टाइम देते हैं और ऑफ कोर्स फैमिली को भी टाइम देते हैं। ठीक है सर, अगर हमारे व्यूवर्स आपके पास आना चाहें तो ज़ियाउद्दीन में आप प्रेफर करेंगे या आपके सेटअप में पर्सनल कौन सी जगह पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे आप? ऐसा क्या जो है वो मतलब स्पेशलिटी है कि जो डिफरेंट सेटअप में आपको डिफरेंट तरीके से नज़र आती है? क्योंकि ज़ियाउद्दीन एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें हम मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की सारी फैसिलिटी मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेशेंट का एक्सेस कहाँ पर मौजूद है। तो ज़ियाउद्दीन इज़ अ बिग यूनिवर्सिटी, बिग हॉस्पिटल, बिग ICU, पेशेंट का बहुत अच्छा केयर हो सकता है। स्पेसिफिकली जो डेंटल इम्प्लांट है वो बड़े सेटअप में भी किए जा सकते हैं, छोटे सेटअप में भी किया जाए, लेकिन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के लिए प्रेफरेंस तो हमारी होती है कि बड़े सेटअप में हो। ठीक है, बड़े सेटअप में हो, ताकि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई भी एमरजेंसी हो जाए तो आपका जो है जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिसको आप कवर अप कर सकें, पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकें। ठीक है सर, मुझे ये भी बताइएगा कि बोन ग्राफ्टिंग क्या होता है? बेसिकली बोन ग्राफ्टिंग अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी, हम डेंटिस्ट्री से कंसर्न करते हैं। जी बिल्कुल। लाइक किसी पेशेंट का आप दांत निकालते हैं या किसी का दांत निकल जाता है या कोई एक्सीडेंट होता है, उसकी कोई हड्डी एब्सेंट होती है, मतलब रिजॉर्प्शन हो, तो उसमें हम इम्प्लांट लगाने के लिए बोन ग्राफ्ट करते हैं। सही। या किसी का सपोज भी किसी कैंसर की सर्जरी हम करते हैं या कोई ट्यूमर निकालते हैं तो उसमें हड्डी निकालते हैं, उसकी जगह हड्डी रिप्लेस की जाती है, वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, तो उसके कहते हैं बोन ग्राफ्टिंग। तो वो उस पेशेंट की इटसेल्फ खुद होती है या फिर ऑलरेडी मार्केट में बनी हुई मिलती हैं, क्या किस तरह होता है बोन ग्राफ्टिंग का, क्या प्रोसीजर होता है? बोन ग्राफ्टिंग अगर बड़ा ग्राफ्ट लिया जाए, लाइक सपोज किसी के आधा जबड़ा ही गायब है या पूरा जबड़ा ही एब्सेंट है, तो उसके लिए ग्राफ्टिंग तो उस पेशेंट की ली जाती है। लेकिन अगर ग्राफ्टिंग छोटी से मोटे ग्राफ्ट लिया जाए, जैसे डेंटल इम्प्लांट के लिए करते हैं और हमें छोटे बोन की डेफिशिएंसी है, तो उसमें आर्टिफिशियल बोन भी अवेलेबल है मार्केट में और उसी पेशेंट का लेके हम लगा सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं पेशेंट के ऊपर। कुछ पेशेंट कहते हैं कि यार मुझे किसी एक जगह की आप सर्जरी करके उसमें ग्राफ्ट ना डालें, हमारे आर्टिफिशियली डाल दें, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि डिफेक्ट कितना बड़ा है। ठीक है सर, हम एक ब्रेक की जानिब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम डॉक्टर नूरुल वहाब के साथ मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि डेंटिस्ट्री में कौन कौन से प्रोसीजर जो हैं वो किस तरह होते हैं और इसकी क्या अहमियत है। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि डेंटल इम्प्लांट बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, क्या वजह है इसकी? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये पाकिस्तान में बनता नहीं है, नंबर 1। ठीक है। दूसरे नंबर पर जिस प्रोसेस से वो गुजरता है वो आम मटेरियल नहीं, क्योंकि टाइटेनियम जो है इटसेल्फ इज़ एक्सपेंसिव मटेरियल। तीसरे नंबर पर क्योंकि इम्पोर्ट हो रहा है, इस पर टैक्स भी लग रहा है और भी एक्सपेंसिव हो जाता है। तीसरे नंबर पर हर बंदा बने कि तो सर्टिफाइड या ट्रेन लोग हैं। आइडियली तो एक ट्रेन सर्जन्स को, ट्रेन बंदा जो इस इम्प्लांट में उसको करना चाहिए। तो ये कुछ रीज़न जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर उसके ऊपर जो दांत लगाए जाते हैं वो आम दांतों से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कभी कभी उनमें ख़ास प्रोसेसिस लगाते हैं, उनका जो स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो लेबॉरेटरिकल इन्वॉल्वमेंट और उसमें हार्ड वर्क और कुछ हमारी मटेरियल की जो मेहनत है वो ज़्यादा, इसलिए एक्सपेंसिव। सही। और डॉक्टर जो सर्जन होता है इट्सेल्फ उसकी भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, OT के होते हैं, स्टरलाइजेशन के। और सर ये जो डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर होता है ये एनेस्थीसिया में किया जाता है पूरा, मतलब किस तरह इसको करते हैं, पेशेंट को कैसे गाइड करते हैं, आप कैसे कंसर्न लेते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? डेंटल इम्प्लांट में सबसे ये एक आसान सिंपल प्रोसीजर, दांत निकालने से जो टूथ एक्सट्रैक्शन का उससे भी ये आसान तरीका है। आप सिंपल लोकल लगाते हैं, आप मरीज से बात करते हैं, उसको इम्प्लांट लगा सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल सेफ प्रोसीजर। सही। तो इसमें आपको एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। जो पेशेंट नीडल फोबिक हो तो हम पहले उनकी काउंसलिंग कर देते हैं, तो वो उनको जो है ना वो लग जाता है। लेकिन कोई भी पेशेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा नीडल फोबिक हो उसमें आप जनरल में जा सकते हैं, अदरवाइज ये लोकल में होने वाला बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है।
दांत निकालने से भी आसान प्रोसीजर है। ठीक है सर, छोटे बच्चे जो होते हैं यानी पीट्स, उसमें इम्प्लांट करते हैं आप या उनमें ज़रूरत कभी पड़ती है? डेंटल इम्प्लांट बच्चों में नहीं किया जाता। उसकी है। सबसे बड़ी वजह है कि बच्चों के जो जबड़ा है, जो मैक्सिला मैंडिबल है, वो ग्रो कर रहा होता है। अगर आप उसमें इम्प्लांट लगाते हो तो बोन में फिर हिडन हो जाएंगे, इसलिए आप एडल्ट ज़रूरी है। तो इनकी जो एज गुजर जाती है, स्पेसिफिक एडल्ट एज में, तब इम्प्लांट लगाना चाहिए। तो सर अगर छोटे बच्चों का कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको फिर कैसे डील करते हैं? उसको हम टेम्प्रेरी तौर पर ऐसे प्रोसीजर करते हैं कि वो उनका टेम्प्रेरी काम हो जाए, जब वो एडल्ट एज पे आ जाए, बोन मुकम्मल तौर पर बन जाए, उसके बाद उसको इम्प्लांट लगाना चाहिए। सही है। सर एक मैथ है या फिर हम सोशल नॉर्म कह लें कि लोग कहते हैं कि टूथ एक्सट्रैक्शन से जो है वो इंसान की नज़र कम हो जाती है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? पहली बात ये कि आप दांत अगर कोई निकाल लें तो उसका नज़र से दूर दूर तक तो कोई वास्ता नहीं। अनलेस एंड अनटिल कोई दांत निकालने के बाद कोई ऐसा मिस है, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए, वो स्प्रेड हो जाए, वो अलग चीज़ है। असल दांत की नसें डिफरेंट है, आँख की नज़र की डिफरेंट है। नज़र आती है दिमाग से, और जैसे ऑप्टिक नर्व है वो ऊपर से लेकर आ रही होती है, वो दिमाग से निकलनी। जो दांतों को सप्लाई करती है वो सेंसरी नर्व होती है, तो दूर तक तो कोई सवाल ही पैदा नहीं था कि नज़र कमज़ोर हो सकती है उससे। हाँ, अगर किसी का आप दांत निकाल दें उसमें कोई मैसिव इन्फेक्शन हो जाए तो वो अलग चीज़ है, बट अदरवाइज़ कोई रिलेशन, ये मिथ है, ये लोगों को मिसकंसेप्ट है इसका। ठीक है सर, थर्ड मोरल इन्फेक्शन ये क्या होता है? ये अकल दाढ़ जिसे हम कहते हैं, थर्ड मोलर, जो लास्ट दांत जो निकलता है वो बेसिकली अक्सर कुछ प्रॉब्लम के साथ निकलता है। वजह क्या है कि पुराने ज़माने में लोगों की खुराक ऐसी थी कि बहुत हार्ड फूड खाते थे, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मैंडिबल है और जो हमारा जबड़ा है वो ग्रो होता था, उसमें दांत हड्डी के अंदर बाहर, हड्डी से बाहर निकल आते थे। लेकिन क्योंकि अब लोगों की ग़िज़ा हो गई, बर्गर खाने पे हो गई, तो सॉफ्ट डाइट लेते थे, मैंडिबल ग्रो भी नहीं। एक रीज़न तो ये भी, तो वो दांत हड्डी के अंदर रह जाते हैं, वो कि बाद औक़ात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, जिसमें इन्फेक्शन हो रहा होता है, इसमें कोई सिस्ट बन जाती है और भी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होते हैं। तो वो सेफ़ ये है कि अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं तो सर्जिकली उसको निकाल देना चाहिए, थर्ड मोलर को स्पेशली, और वो भी सर्टिफाइड सर्जन से निकालने चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा गया कि आम डेंटिस्ट को निकालने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है। इसलिए इसको मैं एडवाइस करता हूँ ये मैक्सिलोफेशियल सर्जन या प्रॉपर ओरल सर्जन से इसको निकालना चाहिए। आम डेंटिस्ट का काम नहीं है, या उसको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा वो क्रिएट कर सकता है। तो सर कैसे पता चलेगा कि हमारा थर्ड मोरल इन्फेक्शन इसको नीड है, या डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करवाना होगा, या फील होगा, दर्द होगा, सेंसेशन होगी, क्या होगा, ऐसा क्या महसूस होगा? थर्ड मोलर नॉर्मली 18 से 23 साल, 23 ईयर्स में ये निकल आ जाना चाहिए। अगर ये आपको पेशेंट को एज 18 साल की और उसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है और उसको दांतों में पीछे से कुछ बार बार स्वेलिंग हो रही है, तो वो उसको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, या सर्जन को, आई विल प्रेफर द मैक्सिलोफेशियल सर्जन। उसको वो दिखा, क्लिनिकली भी देख लेगा, उसको कुछ सिंपल एक्सरे होते हैं, उसको करके वो चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई पैथोलॉजी, तो उसको एज सून एज पॉसिबल ट्रीट करना चाहिए। ठीक है सर, कुछ दांतों में ठंडा गर्म ज़्यादा लगता है, तो उसकी क्या वजह होती है, या उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? उसमें फिलिंग करवाने की नीड पड़ती है, या फिर उसकी जो डेंटल लेयर्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, क्या उसमें क्या ज़रूरत पड़ती है? ठंडा गर्म की सबसे जो बड़ी वजह है वो इरोजन है, या एब्रेजन या ट्रीजन। इसके सिंपल अल्फाज में ऐसा कैसे कि दांत का घिस जाए, एक तो रीज़न ये है। दूसरे, दांत में अगर कोई इन्फेक्शन हो, जिसे हम पल्पाइटिस कहते हैं, तो उसमें ये ठंडा गर्म लग सकता है। तो इसलिए इसकी प्रॉपर तशखीस के बाद ही इसको ट्रीट करना चाहिए। आम तरह से इसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, लाइक शुड नॉट बी ट्रीट लाइक कोई जड़ी बूटी से ये ट्रीट नहीं हो सकता। सही है। तो नॉर्मली इसका क्या ट्रीटमेंट है? ठंडा गर्म का जो ट्रीटमेंट है, अगर वो उसकी काज के ऊपर है, इसकी वजह क्या है, पहले वो वजह तो पता चले कि ठंडा गर्म क्यों लग रहा है। अगर किसी पेशेंट के दांतों में इन्फेक्शन है, लाइक पल्पाइटिस जिसे हम कहते हैं, तो उसका तो रूट कैनाल होता है, तो वो रूट कैनाल करके इसको ट्रीट किया जाता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर दांतों में एरोजन यानी दांत घिस गए, तो या तो उसमें या तो फिलिंग होती है, या कुछ ऐसे टॉपिकल फ्लोराइड या ऐसी जेल्स लगाते हैं जिसकी वजह से ये कंट्रोल हो सकता है। सही है। ठीक है सर, गिग्निवाइटिस वो क्या है? जिंजिवाइटिस बेसिकली मसूड़ का सूजन है। तो ये सबसे मुंह में सबसे कॉमन जो बीमारी वो जिंजिवाइटिस ही है। तो उसके लिए इसका सिंपल ट्रीटमेंट क्या है कि उसकी जो ओरल हाइजीन है, कि ब्रशिंग उसकी इंप्रूव होनी चाहिए। अगर ब्रशिंग ठीक नहीं कर, उसमें कोई कैलकुलस यानी पत्थर जैसा जम गया है, वो उसको रिमूव करके इसको प्रॉपर स्केलिंग, पॉलिशिंग, और ज़रूरत हो तो उसको मेडिकेट भी किया जाता है। ठीक है सर, स्केलिंग जो होती है उससे, इसको भी हम अगर कहें तो लोग मिथ बन गई है कि स्केलिंग करने की वजह से दांत घिस जाते हैं,
और फिर दांतों में ठंडा गर्म महसूस होता है और दांत जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्केलिंग के बाद जो है दांत कमज़ोर हो जाएं? या स्केलिंग अगर करवानी भी है तो कितना फ्रिक्वेंटली स्केलिंग करवानी चाहिए? सबसे पहले जो है स्केलिंग उन पेशेंट में की जाती है जो कि अपना दांतों का ख्याल नहीं रख सकते। अगर कोई बंदा है अपने घर की सफाई नहीं कर सकते तो आप किसी बंदे को पकड़ के बोले सफाई करें। इसलिए अगर आप अपना मुंह साफ़ नहीं कर सकते तो डेंटिस्ट उसकी स्केलिंग करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कोई हैंडीकैप पेशेंट है जिसके हाथ वो ब्रशिंग टेक्निक ही नहीं कर सकते, उनको स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है। आम लोगों में स्केलिंग की ज़रूरत शुरू में अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं होती इसलिए उनको हम स्केलिंग शुरू करा देते हैं। तो अब स्केलिंग से ना तो दांत कोई झड़ते वड़ते नहीं है। अगर किसी क्वालिफाइड डेंटिस्ट से आप कराते हैं तो स्केलिंग से झड़ने की चांसेस ना होने के बराबर है। वैसे नॉर्मली होता नहीं है। अगर स्केलिंग प्रॉपर टेक्निक से यूज़ हो रही है, उसमें प्रॉपर वाटर सप्लाई आ रहा है, अल्ट्रासोनिक है, प्रॉपर वाइब्रेशन है, तो दांत तो नहीं झड़ने चाहिए, नंबर 1। दूसरे नंबर पर स्केलिंग की ज़रूरत कितने फ्रीक्वेंटली। अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक ठीक है तो आपको वेरी अनलाइकली बार ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई बंदा ब्रशिंग ठीक नहीं करता तो 6 महीने में उसको विज़िट करना चाहिए डेंटिस्ट को। अगर उसको ज़रूरत है तो उसको स्केलिंग की जा सकती है 6 महीने में। इस वेरी 3 मंथ्स में हम कर सकते हैं स्केलिंग? 3 मंथ में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ज़रूरत क्यों पड़ रही है 3 मंथ में। इसका मतलब कि सफाई ठीक नहीं कर रहे तो उसकी सफाई को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपकी ब्रशिंग ठीक नहीं है। ब्रशिंग को ठीक करेंगे तो स्केलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर किसी बंदे को 2-3 महीने में कैलकुलस जमा हो रहा है, इसका मतलब कि उसकी टेक्निक ठीक नहीं, वो टेक्निक ठीक हो जाएगी तो स्केलिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं अपनी एग्जाम्पल में मैंने ज़िंदगी में 1 या 2 मरतबा स्केलिंग की। एक बार तब की जब मुझे पता ही नहीं था ब्रश किया जाता है, कैसे किया जाता है। दूसरी मरतबा तब की थी जब जो दांतों में मेरे ब्रेसेस लगे हुए थे, उस ज़माने में मुझे स्केलिंग की ज़रूरत पड़ी। अदरवाइज स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक ही ठीक है। ठीक है सर, तो ब्रशिंग टेक्निक जो होती है वो कितना फ्रिक्वेंट करना चाहिए, मतलब ब्रशिंग कितने फ्रिक्वेंट करना चाहिए डे में? दिन में आम फार्मूले के 2 मरतबा किया जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्रशिंग है वो रात को होनी चाहिए। क्योंकि आप रात को ब्रश करते हैं, जब करने के अगर विदाउट ब्रशिंग हम सो जाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो है, मुंह के अंदर वो स्लाइवा जिसे थूक निकलता है वो कम हो जाता है। और कोई भी चीज़ अगर अंदर पड़ी हो तो पूरी रात होती है, वो इन्फेक्शन के स्प्रेड बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रात को तो बहुत ज़रूरी है। और सुबह लोग कहते हैं नाश्ते से पहले, मैं समझता हूँ कि नाश्ते के बाद ज़्यादा ब्रश करें तो ज़्यादा बेहतर है, उसका फ़ायदा ज़्यादा है। ठीक है सर, जो बैड ब्रीथ होती है वो भी दांतों की कोई बीमारी की वजह से होती है या स्टमक डिसऑर्डर्स की वजह से होती है? इसकी क्या वजह है? बैड ब्रीथ की जो सबसे बड़ी वजह है ना वो मसूड़ों की और मसूड़ों के साथ जो हड्डी से हम पेरिडोन्शियम कहते हैं उसकी बीमारी की वजह है, सबसे बड़ी वजह तो ये। दूसरी बीमारी आपकी बात बिल्कुल सही है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम अंदर से कोई आ रहा है उसकी सांस या जीआईटी यानी मैदे की बीमारी से भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे कॉमन कॉज वही जिंजिवाइटिस, पेरिडोन्टाइटिस और मुंह के अंदर सफाई का ना होना वो सबसे बड़ी वजह है। तीसरा ये कि ऐसी चीज़ें खा रहा है जिससे मुंह में स्मेल आती है, लाके प्याज ले रहा है, अदरक ले रहा है। ठीक है, तो इससे कैसे बचना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि अपनी जो फूड है ऐसी चीज़ जिसमें स्मेल हो उसको अवॉइड करें। दूसरे नंबर पर सफाई ठीक रखें। तीसरे नंबर पर रेगुलर डेंटिस्ट को विजिट करें, जहाँ पे ज़रूरत हो स्केलिंग की ज़रूरत पड़े, पॉलिशिंग की ज़रूरत पड़े, जो कैलकुलस जमा हो रहा है उसको क्लीन करें। और अपनी डाइट को ठीक रखें। डाइट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वेजिटेबल्स, फाइबर्स डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, चॉकलेट का और इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें जिससे फूड डिके भी हो रहा होता है। और आपके दांत जब डिके होते हैं उनमें इन्फेक्शन होता है तो लाजमी बात है को स्प्रेड हो रहा होता है, तो आप कम से कम जो अपने ओरल हाइजीन को ठीक साफ से साफ रखें। ठीक है सर, विटामिन डी, आपने फूड की बात की तो हम आपसे ये भी मालूम करते हैं कि विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से दांतों पे क्या असर होता है? इसका डायरेक्टली ताल्लुक तो नहीं है, एक मतलब दांत जब बन जाए तो डायरेक्टली तो ताल्लुक नहीं, इनडायरेक्टली इस तरह है कि बोन के अंदर तो लाजमी बात है कैल्शियम विटामिन डी मौजूद है और बोन और हड्डी जो है ना दांत को सपोर्ट कर रही होती है। तो किसी बंदे का अगर विटामिन डी या कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो बोन की प्रॉब्लम हो सकती है। जब हड्डी गलेगी तो दांत उसमें पड़ा हुआ है तो दांत की भी प्रॉब्लम इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली विटामिन डी एंड कैल्शियम जो है वो इफेक्ट कर सकता है खासतौर पर उन पेशेंट में जो दांत डेवलप हो गया। अब आप और मैं एडल्ट हैं, मतलब एडल्ट के अंदर दांत बन चुका है तो उसके जो इनेमल स्ट्रक्चर है वो तो परमानेंट है, नीचे जो सेल है उसके ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट, क्योंकि वहाँ हड्डी में पाए वहाँ सीमेंटम है, वहाँ बोन है, वो उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। सर आजकल जो डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स हो रहे हैं दांतों के ऊपर, वाइटनिंग और भी बहुत सारे, आपको ही मालूम होगा कि डिफरेंट तरह के जो प्रोसीजर्स हम करवा रहे होते हैं, क्या ये सेव हैं? उसमें रेडिएशंस वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं होती जिसकी वजह से आपकी बॉडी को कोई इम्पैक्ट हो, कोई नुकसान हो?
वाइटनिंग में तो कोई रेडिएशन नहीं होती, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे केमिकल्स तो होते हैं कि वो फ्रीक्वेंटली वाइटनिंग रिकमेंडेड तो नहीं कि हर कोई वाइटनिंग करें कि आप फ्रीक्वेंटली वाइटनिंग पे जाएं वाइटनिंग, क्योंकि उसके अपने साइड इफेक्ट हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड दांतों के ऊपर कुछ ना कुछ चिलेटिंग एजेंट है उसको थोड़ा सा इफेक्ट कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर सॉफ्ट टिश्यू में अगर चला जाए तो वो सॉफ्ट टिश्यू को भी यानी मसूड़ों को डैमेज कर सकता है। तो वाइटनिंग तो फ्रीक्वेंट वाइटनिंग इज़ नॉट मतलब रिकमेंडेड नहीं है। आप वाइटनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है उसको कंट्रोल करें। अगर सपोज भी आप वाइटनिंग आज कराती हो, जाके आप कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक पीती हैं तो फिर स्टेन में चले जाएंगे, और ये परमानेंट नहीं होती है वाइटनिंग, 3 से 6 महीने चलती है, उसके बाद दोबारा करना पड़ता है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि वाइटनिंग की कम से कम इन चीज़ों पे जाएं। अगर अनलेस एंड अनटिल कोई इवेंट हो, कोई ऐसा हो जिसमें आपको जाना पड़े मजबूरी, अदरवाइज वाइटनिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप रेगुलर वाइटनिंग पे जाएं। स्केलिंग पॉलिशिंग सेफ है, वाइटनिंग इज़ नॉट मच सेफ। ठीक है सर, कुछ मतलब डेंटिस्ट ऐसे हैं मार्केट में कि जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं वाइटनिंग को, या फिर कोई ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं दांतों के जिससे कुछ मार्केट हो रही होती है तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? और कुछ दांतों के टूथब्रश या फिर प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको वो मार्केट करना चाह रहे होते हैं और फिर उसको थोड़ा एनहांस किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करके बता दें कि इज़ इट सेफ और नॉट। अच्छा, ये आपकी बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि सस्ती शोहरत चाहते हैं, और सस्ती शोहरत में वो ऐसे टूथपेस्ट को वो प्रोडक्ट कर रहे होते हैं कि जो कि सेफ़ नहीं है। लाइक मिसाल के तौर पर ऐसा टूथपेस्ट जो आपको सेंसिटिविटी हो, सपोज टू भी वो कहते हैं कि यार ये आपके दांत सेंसिटिव है, इसमें से स्मेल आ रही है, आप फलाना टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। बेसिकली जितने भी ये टूथपेस्ट है इसमें मेडिसिन होती है, मेडिकेटेड टूथपेस्ट कहलाते हैं। और एक होते आम टूथपेस्ट जिसमें मेडिकेशन ही, सिर्फ फ्लोराइड की इतनी मिकदार मौजूद है जो कि आपके दांतों के लिए ज़रूरी है और दांतों की सफाई के लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले जाते हैं कि किसी पेशेंट के सर में दर्द है, आप उसको कहेंगे सर दर्द की दवाई खाएं, और उसका रीज़न ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप किसी बंदे को ठंडा गर्म लग रहा है तो वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है ठंडा गर्म से, और ठंडा गर्म की वजह कुछ और है, लाइक पल्पाइटिस है, तो पल्पाइटिस में ठंडा गर्म को तो वो कंट्रोल नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एरोजन और एब्रेजन को कंट्रोल करेगा या एट्रीजन हुई है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। आप पूरी ज़िंदगी मेडिकेटेड टूथपेस्ट ना इस्तेमाल करें। अगर उसको कोई ऐसी बीमारी है, लाइक किसी पेशेंट के दांत का आधा हिस्सा कट चुका है, मिसाल दे रहा हूँ, एरोजन हो गई है, उसमें सिंपल फीलिंग से आप काम करा लें और पूरी ज़िंदगी मेडिकेटेड टूथपेस्ट से बच जाएं। आप 2 महीने 3 महीने भूख करें, पूरी ज़िंदगी ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, आपका ठंडा गर्म कंट्रोल हो जाएगा, आपकी फलाना मसला, आपकी मसूड़ों की ब्लीडिंग ठीक हो जाएगी। देखें किसी टूथपेस्ट के अंदर ट्रांसएमिक एसिड है जो ब्लीडिंग को रोकता है, तो उसमें तो ट्रांसएमिक एसिड जब छोड़ेगा फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ब्लीडिंग की जो वजह है वो अंदर कैलकुलस है, कोई बीमारी, उसको ट्रीट करें तो परमानेंट में ठीक हो जाए। अगर आप ठंडा गर्म आपको लग रहा है, तो अगर ठंडा गर्म की कोई ऐसी बीमारी आपको है जिसमें पल्पाइटिस है, एरोजन है, जिसकी फीलिंग होकर काम हो सकता है, तो क्यों ना उसकी ट्रीटमेंट किया जाए, बजाय इसको आप प्रमोट करें कि आप ऐसे टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करें। दिस इज़ रॉन्ग। सर हमें कैसे मालूम होगा या कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए या फिर हमें कौन से प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि हमारी आम पब्लिक जो है उसको तो नहीं मालूम कि किस तरह वो अपने मतलब दांतों की हिफाजत के लिए कौन सा वो प्रोडक्ट यूज़ करे। प्रोडक्ट गाइड करने के लिए आपका डेंटिस्ट मौजूद है, वो आपको गाइड कर सकता है। आप डेंटिस्ट के पास जाएं। अगर आपके दांतों में ऐसी बीमारी है जो कि ट्रीट हो सकती है, जैसे मैंने पहले कहा, अगर किसी पेशेंट के मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, वो ब्लीडिंग की वजह जो है वो कैलकुलस या कोई जिंजिवाइटिस या कोई ऐसी बीमारी है, तो वो उसको ट्रीट कर लेगा। ठीक है, तो डेंटिस्ट को ज़्यादा गाइड कर सकता है। तो आम कोई नारा ये नहीं कहेंगे ये बीमारी है तो ये फलाना टूथपेस्ट के लिए ठीक है, ऐसा नहीं है। वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट और टेम्पररी, परमानेंट ट्रीटमेंट जो बीमारी है उसको जड़ से तब उखाड़ा जा सकता है जब उसको ट्रीट किया जाए। अभी हम सर से बात कर रहे थे वाइटनिंग की और डिफरेंट तरह के प्रोसीजर की, पर हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात नहीं की, स्टरलाइजेशन की। स्टरलाइजेशन की क्या अहमियत है और डेंटल प्रोसीजर में स्टरलाइजेशन की क्या वैल्यू है। आफ्टर द ब्रेक हम आपको बताएंगे कि स्टरलाइजेशन की टेक्निक को डॉक्टर साहब किस तरह मेंटेन रखते हैं और कैसे जो है इसके इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। आपको आफ्टर द ब्रेक इस बारे में बताएंगे और स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट की जाने भी लेके जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने बात की थी स्टरलाइजेशन की। स्टरलाइजेशन कौन सी टेक्निक होती है और डेंटिस्ट्री में स्टरलाइजेशन की क्या अहमियत है। स्टरलाइजेशन की अहमियत यह है कि हेपेटाइटिस बी और सी
एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जिसकी जो शरह है उसमें इजाफा होता जा रहा है, और स्टेलाइजेशन की टेक्निक को ना यूज़ करना भी हेपेटाइटिस बी और सी किसी भी शख्स में होने की वजह बन सकता है। हम डॉक्टर साहब के साथ स्टेलाइजेशन डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जहां पर वो डेंटिस्ट्री के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसको स्टेलाइज करते हैं प्रॉपर टेक्निक के साथ। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि स्टेलाइजेशन की टेक्निक जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है? स्टेलाइजेशन की टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोई पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है, कोई मर्ज़ उसको नहीं है, अगर आपकी स्टेलाइजेशन ठीक ना हुई तो आप दूसरा मर्ज़ को दे देते हैं। सिंपल अल्फाज में ये है, अगर आप किसी पेशेंट को कोई हेपेटाइटिस बी नहीं है, सी नहीं है, HIV नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है और आपने उसकी स्टेलाइजेशन ठीक नहीं की तो आपने उसको एक बीमारी के साथ आया ही नहीं था और आपने उसको 3 बीमारियाँ तोहफे में दे दी। ठीक है सर, ये जो नॉर्मल क्लिनिक्स होते हैं या फिर जो स्टेलाइजेशन एक बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें ऑटोक्लेव की मशीन्स भी यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो है इसमें जो टेम्परेचर यूज़ होता है मशीन का वो बहुत हाई डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इक्विपमेंट जो हैं वो स्टेलाइज हो रहे होते हैं। इसके बारे में बताइएगा कि एवरीवन कैन अफोर्ड इट? स्टेलाइजेशन की टेक्निक जो है ना बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन उसमें जो टेक्निक अगर आपको पता है तो उसमें आप कॉस्ट को बचा सकते हैं। कोई ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, कोई एक्सपेंसिव प्रोसीजर नहीं, क्योंकि डेंटिस्ट्री अगर आप प्रॉपर तरीके से करें थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है इसलिए कि आप चीज़ों को प्रॉपर स्टेलाइज करें। तो अगर कहीं पे स्टेलाइजेशन ठीक नहीं है तो मैं तो समझता हूँ वहाँ ट्रीटमेंट कराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना शुरू में कि कोई बीमारी है नहीं और आपने उसको बीमारी दी, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना हमारे सोच है। आप एक सेटअप लगा लें, अगर आप ज़्यादा स्टेलाइज करते हो, आपकी मटीरियल ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो आप कॉस्ट आप बचा सकते हैं उसके अंदर। ठीक है सर, यहाँ पर कुछ मशीन्स मौजूद हैं स्टेलाइजेशन की, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइएगा कि ये मशीन जो है इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप स्टेलाइज करते हैं, कौन से टेम्परेचर पर करते हैं और कितना फ्रिक्वेंटली ये यूज़ होता है आफ्टर पेशेंट या फिर जो भी है प्रोसीजर उसके बाद? अच्छा, स्टेलाइज मशीन से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। कोई पेशेंट का हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो सबसे पहले उनको एंटीसेप्टिक वॉश किया जाता है अच्छी तरह। कोई उसको ब्लड हो, कोई स्लावा हो, फिर उनको अच्छी तरह वॉश करने के बाद हमारे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है उसमें रखते हैं। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में हमारे HIV, हेपेटाइटिस बी, सी के वायरस मर जाते हैं। ये कोल्ड स्टेलाइजेशन कहलाती है। उसके बाद हम उनको ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद ख़ास किस्म के पैकेट होते हैं इस तरह, उस पैकेट में इनको रखा जाता है और उसमें मुख्तलिफ की कोडिंग होती है। लाइक यू सी देयर इज़ अ ब्लू कलर, ये कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर के अंदर और हमें पता लगे इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव होगी। वो किस तरह होगा, ये जब इस ऑटोक्लेव मशीन में डालेंगे इसको हम क्लास B ऑटोक्लेव कहते हैं। अगर आप बहुत सारे हॉस्पिटल में जाते हैं बड़े बड़े सिलेंडर पड़े हुए, वो पुराने ज़माने के क्लास C स्टेलाइजेशन कहलाते हैं। अभी प्रॉपर स्टेलाइजेशन क्लास B है जो कि FDA प्रॉपर अप्रूव्ड है। इसके अंदर ही तकरीबन सारे वायरस बैक्टीरिया हमारे ख़ास तौर पे जो ट्यूबरक्लोसिस के स्पोर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं तो वो मर जाते हैं। तो इसकी ख़ास टेम्परेचर और इसकी ख़ास ट्रेनिंग देते हैं हम अपने असिस्टेंट को और उसके मुताबिक वो उसको स्टेलाइज करते हैं। तो ये आपको मेरा असिस्टेंट भी बता देगा, यही ऑटोक्लेव करते हैं, हमको गाइड करते हैं किस तरह वो साइकिल होता है, क्या टेम्परेचर होता है, आपको गाइड कर देगा। जी अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा आप मेरी हेल्प कर दें, थोड़ा स्टेलाइजेशन टेक्निक को थोड़ा से आप ब्रीफ कर दें कि आप तो सारा दिन जो है वो स्टेलाइजेशन की टेक्निक को कर रहे होते हैं और जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसको स्टेलाइज कर रहे होते हैं, तो क्या अहमियत है और किस तरह आप कर रहे होते हैं? हमारे पास जब यूज़ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं बेसिकली पहले हम उसको वॉश करते हैं यहाँ पे टैप वाटर से, फिर उसको जितने भी इसमें शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो पहले हम उनकी जो शार्प नीडल्स होते हैं उनको ब्रेक करके और जो डिस्पोजेबल चीज़ें होती है उनको डेंजर बॉक्स में डाल देते हैं और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे होते हैं उसको वॉश करने के बाद अच्छे से हम इसको 25 मिनट्स तक जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस में रखते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में से निकाल के फिर उसको दोबारा से वॉश करके अच्छी तरह ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद इसको पाउच में हम पैक करते हैं। पैक होने के बाद जो है ये ऑटोक्लेव में जाता है। ऑटोक्लेव में 134 सेंटीग्रेड पे जो है ये ऑटोक्लेव होता है। 45 मिनट्स का साइकिल होता है। जब ये ऑटोक्लेव होके निकलते हैं तो फिर इनका जो कलर होता है पाउच का, जैसे आप देख रहे हैं अनस्टेलाइज पाउच जो है इनका कलर थोड़ा सा लाइट ब्लू टाइप का है और चेंज होने के बाद जब ऑटोक्लेव हो जाते हैं तो उनका कलर डार्क हो जाता है, तो फिर हमें कंफर्म हो जाता है कि ऑटोक्लेव हो चुके हैं। तो ये 45 मिनट्स का पूरा साइकिल होता है। 134 सेल्सियस पे ये ऑटोक्लेव होते हैं।
बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ब्रीफली बता दिया कि स्टरलाइजेशन की टेक्निक जो है वो कैसे जो है वो फॉलो की जा रही है और इसकी क्या अहमियत है। हम डॉक्टर साहब का थोड़ा सा प्रोसीजर भी देख लेते हैं। डॉक्टर साहब एक पेशेंट भी कर रहे हैं। साहब चलते हैं आपकी पेशेंट की जानिब और बताइएगा कि आप कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं अभी पेशेंट पर। अभी हम जो है डेंटल इम्प्लांट के बारे में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। एक पेशेंट भी मौजूद है जिसका जो है इम्प्लांट हो चुका है, अभी वो फॉलोअप के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर साहब मुझे ज़रा बताइएगा कि इम्प्लांट आपने किया इस पेशेंट का, इसकी फॉलोअप कब कैसे करना होता है या कितना फ्रिक्वेंटली करना होता है, या तो थोड़ा ये बताइएगा कि ये इम्प्लांट जो है वो कैसे हुआ है और उसकी पिक्चर कैसे नज़र आ रही है। बेसिकली जो है इस पेशेंट को हमने इम्प्लांट लगाया था 1 हफ़्ते पहले, और ये जस्ट फॉलोअप के लिए आया हुआ है। इत्तेफाक से आपने हाँ जी इम्प्लांट की बात भी की थी और आप इसको देख भी सकते हैं। एक्सरे भी आपके सामने नजर आ रहा है, डिजिटल एक्सरे हमने किया हुआ है। इसे आप देखें, ये इम्प्लांट कुछ इस तरह होता है, टाइटेनियम का बना हुआ होता है। उसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक सीधी तरह से एक जड़ बनी हुआ है, जैसे एक नेचुरल दांत साथ में अगर आप देख रहे हैं आपके राइट साइड में और लेफ्ट साइड के ऊपर ये नेचुरल दांत है, उसकी जड़ इस तरह में, इसकी जड़ समझ लो उगा रहे हैं और उसके ऊपर उसका क्राउन लगता है। तो उसका फ़ायदा कि ये बोन के अंदर है, ना आगे के दांत कटा ना पीछे के दांत कटा, और बिल्कुल ही नेचुरली इसके ऊपर जिस तरह कुदरत ने एक दांत बनाया था उसकी तकरीबन अप्रोक्सीमेट 100% 90% उसके अप्रोक्सीमेट बिल्कुल उसी तरह है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा क्या हो कि नेचुरल दांत भी नहीं कटे, आपके ये ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस, ओरल हाइजीन भी ठीक रही, और ये बिल्कुल इस जड़ की तरह इसके ऊपर क्राउन लग जाएगा। ठीक है सर, ये काफ़ी ब्रीफली आपने बता दिया कि इम्प्लांट जो है वो किस तरह नज़र आता है बहुत से। हम थोड़ा पेशेंट से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, ये इम्प्लांट कराने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी काफ़ी बेटर फील हो रहा है। ठीक है, अभी आप फॉलोअप के लिए आए हैं? ठीक है, और कैसा, मतलब कोई डर लगा था आपको? नहीं, पहले जब इम्प्लांट नहीं हुआ था? काफ़ी। ठीक है, और जब ये प्रोसीजर हुआ तो उसके बाद आप बहुत सेटिस्फाई हैं, खुश हैं, और आपका जो इम्प्लांट जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है। अभी हम थोड़ा डेंटल इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि डेंटल इक्विपमेंट्स की क्या वर्थ है और ये कैसे जो है वो प्रोसीजर्स में हेल्प करते हैं। हमारे साथ जो है वो डॉक्टर साहब के असिस्टेंट मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि डेंटल जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ये कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, हमारे पास जब ऑटोक्लेव्स इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं तो बेसिकली केस तो हमें प्लान होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि इमरजेंसी में अगर हमारे पास आ जाएँ तो उसके वो डील करना हमें बहुत अर्जेंटली करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो ये हमने इमरजेंसी के लिए लगाए हुए हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी केस आता है जैसे लाइक पेन वगैरह में, तो ये दांत निकालना हो या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करना हो, तो उसके लिए हमने इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं जो सारे ऑटोक्लेव्स हैं। इन सब का आप कलर चेक कर सकते हैं कि सारे ऑटोक्लेव्स हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इस तरह के सारे ऑटोक्लेव हुए हैं। तो बेसिकली दो असिस्टेंट्स हैं हमारे पास। एक जो है वो ड्यूरिंग सर्जरी डॉक्टर साहब को असिस्ट करवा रहे होते हैं, और जो दूसरा असिस्टेंट है वो बेसिकली सारी चीज़ें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं वो असिस्टेंट को या डॉक्टर साहब को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास पड़े हैं, जिसमें दांत निकालने के भी हैं, इम्प्लांट्स के भी हैं, या जो भी माइनर सर्जरीज़ है या मेजर सर्जरीज़ करते हैं तो उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। और इसको फिर यूज़ करने का तरीका ये कि एक असिस्टेंट जो होता है वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट खोल के तरीके से वो ताकि वो इंस्ट्रूमेंट को टच ना करे और वो डायरेक्टली स्टेरिलाइज टेक्निक से तरीके से वो एक दूसरे असिस्टेंट को या डॉक्टर साहब को डायरेक्ट उनको हैंड ओवर करते हैं। और फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं डॉक्टर साहब को चाहिए होते हैं वो डॉक्टर साहब स्टेरिलाइज तरीके से स्टेरिलाइज ग्लव्स के साथ जो है ना वो पेशेंट के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। हम बोन ग्राफ्टिंग की भी हमने बात की थी। बोन ग्राफ्टिंग की मशीन जो होती है उसमें जो है वो कोई प्रोसीजर होता है या टेक्निक यूज़ हो रही होती है। हम उसके बारे में बात करेंगे कि बोन ग्राफ्टिंग की मशीन में कैसे टेक्निक से जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं इस बारे में। हाँ, बेसिकली बोन ग्राफ्टिंग की डिफरेंट टेक्निक है। जैसे हमने बात की थी कि पेशेंट का अपना ब्लड लेके बोन के साथ मिक्स किया जाता है, या पेशेंट का अपना बोन लेके उस पेशेंट में लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी का हमने दांत निकाला हो, उसमें सॉकेट बहुत बड़ी हो, तो
तो उस पेशेंट का हम एक नई टेक्निक लाते हैं, जिसे PRP और CGF एक टेक्निक है, जो कि बालों में भी इस तरह की टेक्निक यूज़ है। जिस तरह CGF टेक्निक PRP ही की तरह एक टेक्निक होती है। पेशेंट का हम लोग ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद उसके बोन के साथ या आर्टिफिशियल बोन के साथ उसको मिक्स किया जाता है, और उसमें उस पेशेंट का ब्लड लेके इससे एक मेम्ब्रेन भी बनाई जाती है, और उस मेम्ब्रेन में आर्टिफिशियल या नेचुरल बोन ग्राफ्ट डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी बोन की जो एक्सेलरेशन पावर है वो और भी बढ़ जाती है। ये एक किस्म की ट्यूब्स होती हैं, इस ट्यूब में उसका ब्लड लिया जाता है और इसे सेंट्रीफ्यूजल मशीन में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। उसके बाद इसको निकाला जाता है, मुख्तलिफ किस्म की मेम्ब्रेन और उसमें स्टिकी बोन बनाया जाता है। ठीक है सर, इसको जो है ओपन करके या फिर एक ही बार स्टरलाइजेशन का इसमें भी देखा जाता है कि इस मशीन को स्टरलाइज करने की नीड पड़ती है? नहीं, बेसिकली जो ब्लड लिया है वो ट्यूब के अंदर है, तो इसलिए वो टच ही नहीं होता है। नंबर 1 वो तो बिल्कुल ये ट्यूब आगे देखें बिल्कुल पैक होता है। दूसरे नंबर पर, क्योंकि ऐसा नहीं कि ओपन है, दूसरे नंबर पर इस मशीन को जब हम सेंट्रीफ्यूजल मशीन में डालते हैं, तब तक जब इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं, खोल ही नहीं सकता कोई, या आप तोड़ सकते हैं या खुलता ही नहीं है। जब इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा खुद वो ऑटोमेटिक खुल जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हम डॉक्टर नूरुल वहाब के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हमें डेंटल सर्जरी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में हमें बताया, बोन ग्राफ्टिंग के बारे में बताया, और इसके अलावा हमने सारे इक्विपमेंट्स को भी आज देखा कि डेंटल सर्जरी में जो है वो इक्विपमेंट्स की क्या वैल्यू है। बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आपने हमें इतना मौका दिया कि हम अपनी व्यूवर्स तक जो है इस प्रोग्राम को जो है पहुँचा सकें। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।